हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश एमपी ईएसपी की तरफ से आपका एग्ज़ाम जून में कंडक्ट होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं और अभी तक हमने आपके लिए प्रीवियसली एक क्लास कंडक्ट करवा दिया है दिस ईयर, और प्रीवियसली जितने भी ईयर था उसमें भी मैंने 25 से 26 क्लासेस आपके लिए कंडक्ट करवा दिया है। यदि अभी तक आपने क्लासेस नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइएगा और आपको एज अ प्लेलिस्ट के रूप में सारा ही क्लासेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो होपफुली आप क्या है वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आपको हेल्प उससे मिलने वाला है। आज हम बात करेंगे, आज हमारा सेकंड क्लास रहने वाला है एमपी ईएसबी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के रिगार्डिंग। तो इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को है कि क्लास का बेनिफिट मिल पाए और सभी को क्या है कि एक बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए और अच्छा अपना मार्क्स गेन कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी टाइम डिले के हमारी क्लास को। और सभी के लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि आप सभी लोगों को मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ का जो एग्ज़ाम हुआ था, आपको प्रीवियसली 2019, 20, 21, 22 के सारे ही क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहाँ पे आपको मैसेज करना है, देन आपको क्या हो जाएगा कि वहाँ से आप पेपर को क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के हमारा क्लास। फ्रेंड्स, प्रीवियसली जो मैंने क्लास लिया था आपका क्लास 1, उसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे डील करवाए हुए थे। पिछला जो एग्ज़ाम आपसे पूछा गया था उसी के रिगार्डिंग मेरा क्लास चल रहा है। उसी में हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं कि आपसे किस टाइप से एमसीक्यू यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यू का लेवल क्या रहता है और कैसे आपको क्वेश्चन अटेंड करना है, कैसे क्वेश्चन समझना है और साथ में आपको आंसर कैसे देना है। ठीक है, बढ़ते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द सैम्पल टेक्निक्स इन विच द रिसर्चर आइडेंटिफाई पॉपुलेशन स्ट्रेटा एंड द डिटरमाइन हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर नीडेड फॉर ईच स्ट्रेटम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक सैम्पल टेक्निक है इन विच द रिसर्चर कौन सा टेक्निक यूज़ करता है तो आइडेंटिफाई करने के लिए पॉपुलेशन को। तो वो जो सैम्पलिंग हम कलेक्ट करते हैं उसका यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ईच स्ट्रेटम को कलेक्ट करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग लेता है क्या, या स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ करते हैं क्या, या पर्पसिव सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, या क्वार्टर सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात बता दें आप सभी लोगों के लिए, जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है वो क्या होता है कि एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, जिसमें क्या होता है इजी टू क्या हो जाता है, इजी टू कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है इजी टू कनेक्ट टू रीच। ठीक है, क्या हो जाता है इजी टू कनेक्ट और इजी टू रीच हो जाता है। ठीक है, ये इजी टाइप का कनेक्ट और इजी टू यूज़ हो जाता है। ठीक है, इसमें यदि आपसे बात करें, यदि इसका एग्जाम्पल यदि पूछा जाता है तो इसका एग्जाम्पल आता है कि जैसे कि आप एज अ ग्रोसरी स्टोर हुआ या कहीं पे भी आप ऐसे ही खड़े हुए और सैम्पलिंग लोगों से आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जिस टाइप का वो सैम्पलिंग क्या कहा जाता है, कन्वीनियंस, मतलब लोगों को कन्वेन कर रहे हैं, वो टाइप का यहाँ पे सैम्पलिंग होता है। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है कि स्नोबॉल जो सैम्पलिंग होता है उसमें किस टाइप का आपको देखने को मिलता है। तो जो स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है वो भी आपको कन्वेंस सैम्पलिंग का ही टाइप से देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, तो स्नोबॉल जो सैम्पलिंग होता है वो आपको कन्वेंस टाइप का ही सैम्पलिंग का देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि लाइक जैसे रिक्रूटमेंट होता है, कहीं पे वैकेंसी वगैरह निकलता है, बीस टाइप से हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उसमें से फिर क्या करते हैं पार्टिसिपेंट को हम असिस्ट करते हैं और उसमें से फिर पार्टिसिपेंट को क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं उसमें से फिर पार्टिसिपेंट को हम क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यदि बात बताएं तो इसमें करते हैं बहुत सारे सर्वे करते हैं, सर्वे में भी ऐसा चीज़ें देखा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो आपका देखने को मिलता है स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है। ठीक है, स्नोबॉल आपने सुन के रखा होगा कि जो वॉल टाइप का होता है हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसा होता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि ये वाला जो सैम्पलिंग होता है वो लाइक रिक्रूटमेंट की तरह होता है। हम रिक्रूटमेंट में कितने सारे लोगों को बुलाते हैं पर उसमें से ही सिलेक्ट बहुत कम लोगों को करते हैं। ठीक है, ये इसी टाइप का ये वाला भी सैम्पलिंग आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
पर्पसिव सैम्पलिंग होता है, ठीक है, क्वार्टर सैम्पलिंग होता है, ठीक है। पर जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्वार्टर सैम्पलिंग देखने को मिलता है, ठीक है। जो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि सैम्पल टेक्निक इन विच द रिसर्च आइडेंटिफाई पॉपुलेशन, ठीक है, उसमें आइडेंटिफाई करता है पॉपुलेशन को करता है। और सबसे देखा जाए तो क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग टेक्निक होता है वो क्वार्टर सैम्पलिंग हम क्या करते हैं इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। किस में यूज़ करते हैं, तो जो क्वार्टर सैम्पलिंग है जिसमें पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है एंड डिटरमाइन करता है हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स आर नीड, ठीक है, कितने पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, कि कितने पार्टिसिपेंट का यहाँ पे ज़रूरत है उस चीज़ को क्या करता है वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आ गई है आपका क्वार्टर सैम्पलिंग टेक्निक में, ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका रिसर्च के रिगार्डिंग रहता है, ठीक है। इसमें नॉन रैंडम टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जिसमें पार्टिसिपेंट को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी लोगों को क्या है कि पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पोर्शन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है वो मैक्सिमम रिसर्च का ज़्यादा पोर्शन पूछा गया है। और आने वाले दिनों में और आने वाला जो आपको जून में एग्जाम होगा उसमें भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अराउजल ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ अ पर्सन डिपेंड अपॉन द स्टिमुलेशन ऑफ, ठीक है। यदि हम अराउजल करते हैं कोर्टेक्स को तो डिपेंड करता है क्या किस चीज़ का स्टिमुलेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स होगा क्या, कोर्टेक्स रिफॉर्मेशन होगा क्या, ईईसीजी सिंक्रोनाइजेशन होगा क्या, या रेटिकुलर फॉर्मेशन होगा क्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल नहीं होता है, कोर्टेक्स फॉर्मेशन नहीं होता है, ईईजी सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन जरूर होता है, ठीक है। अराउजल होता है कोर्टेक्स का ऑफ द पर्सन, ठीक है, कोर्टेक्स का कहते हैं तो किसका अराउजल होता है, आपके रेटिकुलर फॉर्मेशन का अराउजल आप यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। किसका देखने को मिलता है, तो आपको रेटिकुलर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो जो राइट आंसर आपको देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, तो जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो रेटिकुलर क्या देखने को मिलेगा आपको, अराउजल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो जो हमारे 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, रेटिकुलर अराउजल देखने को मिलता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मेजर गोल ऑफ द नर्सिंग केयर फॉर अ क्लाइंट विद द हार्ट फेलियर एंड द पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मेजर गोल एज अ नर्सिंग ऑफिसर, आपका क्या गोल होगा यदि कोई पेशेंट है जिसको हार्ट फेलियर एंड द पल्मोनरी एडिमा हो गया है। यहाँ पे आपको 4 कंडीशन देख के रखा है। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा क्या, ठीक है, क्या नर्सिंग ऑफिसर आप ये करेंगे क्या, इंप्रूव रेस्पिरेटरी स्टेटस करेंगे क्या, या डिक्रीज पेरिफेरल एडिमा करेंगे क्या, या इनहेंस कंफर्ट करेंगे क्या, ठीक है। यदि हम बात करें यदि हार्ट फेलियर में आप क्या करोगे और पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा दोनों ही सेम चीज़ है। यदि आपका राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है कि यदि आप इंक्रीज कार्डियक आउटपुट करेंगे तो इससे क्या होगा कि हार्ट का और वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा और उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। इंप्रूव रेस्पिरेटरी स्टेटस करेंगे तो डेफिनेटली यही करना है, क्योंकि जब हार्ट फेलियर होता है तो जो मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर होता है वो कौन सा हार्ट फेलियर आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो वो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर देखने को मिलता है, ठीक है। लेफ्ट साइड ज़्यादा हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा तो आपको उसमें सारे जो सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे वो पल्मोनरी सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। पल्मोनरी सिम्टम दिखेंगे दैट मीन्स कि आपके लंग्स के रिगार्डिंग सारे ही सिम्टम्स और सारी ही जो भी उसमें प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होगी वो सारी आपको लंग्स में देखने को मिलेगी। तो आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर ये ध्यान रखना है कि किस टाइप्स का हार्ट फेलियर हो रहा है और उसमें यदि हार्ट फेलियर हो रहा है तो हमें एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें क्या चीज़ें का ध्यान में रखना है। यदि आप रेस्पिरेटरी का स्टेटस इंप्रूव करोगे तो पेशेंट को क्या होगा कि चांसेस हो जाएंगे सर्वाइव करने के, ठीक है। डिक्रीज पेरिफेरल एडिमा नहीं करेंगे, पेरिफेरल एडिमा डिक्रीज करने से कुछ भी नहीं होगा, वो ओनली वीनस रिटर्न्स वगैरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। इनहेंस कंफर्ट से भी ये नहीं होगा, बट जो मेन प्रायोरिटी आपका देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको इंप्रूव द रेस्पिरेटरी स्टेटस देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना है और अपने सारे ही ऑप्शन एज ए एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते करते एलिमिनेट करना है और इन एंड में जो आपका ऑप्शन बचेगा वही आपके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि प्रीवियसली ईयर 2022 में जो एग्जाम हुआ था आपसे स्टाफ नर्स का, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, विच मैथड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू मेसर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी मेसर होती है जिसमें हम
टू रिलेशनशिप का क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं किसका, मेसर का, ठीक है। मीडियन होता है क्या, मीन होता है क्या, या पाई स्क्वायर होता है, या कोरिलेशन होता है क्या। मीन, मीडियम और ये नहीं होता है। जो कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन आपको बट से ही समझ में आ जाएगा कि कोरिलेशन से ही क्या करते हैं हम किसी भी चीज़ का क्या कहते हैं, रिलेशन बताते हैं, ठीक है। मीन से आपको किसी भी स्टैटिक्स वैल्यू का पता लग सकता है, ठीक है। मीन, मोडियम, चाई, ये दोनों ही फॉर्मूला, ये तीनों ही चीज़ ऐसी होती है कि एज ए फॉर्मूला के रूप में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इन द रिसर्च में। जब आप रिसर्च बनाते हो तो आप ऐसी चीज़ों का क्या करते हैं, यूज़ करते हो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लीजिएगा फ्रेंड, अच्छे से समझ लीजिएगा कि अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया है उसमें मोस्ट जो कमिंग चीज़ें हैं वो रिसर्च के रिगार्डिंग आ रही है। तो आई होप आप जब भी आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो, आप रिसर्च पोर्शन को बहुत अच्छे से रीड आउट करके चाहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि जो क्या पूछा गया था। 21 नंबर का क्वेश्चन है, द स्टार्च एंड द शुगर फाउंड इन द फूड, ठीक है, ESP इन द प्लांट बेस्ड फूड, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के ही पूछा गया है, नोटेशन का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी हो गया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन को एक लैंग्वेज बना के एक लैंग्वेज फॉर्म में यहाँ पे पुटअप किया गया है। क्या सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो आपको फैट से मिलती है क्या, ठीक है, न्यूट्रिएंट से मिलती है क्या, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट से मिलती है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, यदि फूड का बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे फैट से आपको पता है कि 9 किलो कैलोरी में देखने को मिलता है, ठीक है। 1 ग्राम फैट से आपको कितना कैलोरी देखने को मिलता है फ्रेंड्स, 1 ग्राम कैलोरी से आपको 9 कैलोरी देखने को मिलता है, ठीक है। 9 कैलोरीज आपको 1 ग्राम फैट से देखने को मिलता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का यदि बात कर ली जाती है फ्रेंड्स, तो कार्बोहाइड्रेट से आपको कितना देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स आपको कार्बोहाइड्रेट से कितना देखने को मिलेगा, 4 किलो कैलोरी देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटीन से दोनों से सेम कैलोरी देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलता है, 4 किलो कैलोरी देखने को सॉरी 4 किलो कैलोरी देखने को मिलता है। और फैट एक ऐसा अकेला है जिससे आपको 9 कैलोरी देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू का यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है, नोट लिखा हुआ, ठीक है। नोट लिखा है मतलब कि भाई 3 तो इसमें से ऑप्शन होंगे कि जो लिटरेचर रिव्यू से बिलोंग करेंगे, बट एक ऐसा ऑप्शन होगा जो लिटरेचर रिव्यू से बिलोंग नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ द लिटरेचर से रिव्यू नहीं करता है। मोनोग्राफ होगा क्या, या ओरिजिनल स्टडी पब्लिश इन द जर्नल होगा क्या, या रिसर्च रिपोर्ट्स होगा क्या, या मेटा एनालिसिस पब्लिश इन द जर्नल होगा क्या। तो बात करें जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो आपके रिसर्च में सेकंड चैप्टर में आता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि रिव्यू करते हैं कि जो भी आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको रिसर्च करवाते हैं, एज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है उसके ही रिगार्डिंग बहुत सारे आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कलेक्ट करना होता है, जिसमें आपको इससे पहले भी इस टॉपिक पे प्रीवियसली जो भी हिस्ट्री जो भी क्या हुआ है, रिसर्च हुआ है, उससे आप उसमें से डाटा आप ले सकते हो और आप एज ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर के रूप में उसमें पुटअप कर सकते हो अपने चैप्टर में, ठीक है। तो वो चीज़ें इसमें देखने को मिलती है क्या, तो वो चीज़ें इसमें ये है कि ये मोनोग्राफ होता है क्या, तो ये मोनोग्राफ होता है, बिल्कुल होता है। ओरिजिनल स्टडी पब्लिश इन जर्नल, ओरिजिनल स्टडी आपका जरूर पब्लिश होता है जर्नल में, कोई भी आप रिसर्च करते हो आपका स्टडी पब्लिश होता ही है, ठीक है। बात करते हैं यदि आप BSc और JNM का नहीं होता है बट MSc वगैरह का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट, बिल्कुल आपका रिसर्च रिपोर्ट लगता है, ठीक है। मोनोग्राफ लगता है, मोनोग्राफ भी लगता है, ठीक है। मेटा एनालिसिस पब्लिश इन जर्नल, ठीक है। मेटा एनालिसिस आपका पब्लिश नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रिसर्च के रिगार्डिंग मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रिसर्च के रिगार्डिंग आने वाले दिनों में एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और प्रीवियसली ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ इसमें भी आपको रिसर्च के बहुत सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। विच वन द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ द टेस्ट डिटरमाइन द सेट ऑफ द सोर्स फॉर द टेस्ट, ठीक है। विच वन द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट डिटरमाइन द सेट ऑफ द स्कोर फॉर द टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट डिटरमाइन, हम कोई सा भी टेस्ट डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए बेस्ट स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। रिलायबिलिटी रहता है क्या, नॉर्म रहता है क्या, अब वैलिडिटी रहता है क्या, या पार्टिसिपेबिलिटी रहता है क्या। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन
अवेलेबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। नॉर्म इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलता है। नॉर्म क्या होता है कि मतलब किसी भी प्रकार का जैसे नॉर्म होता है लिखित में दिया जाता है उसको नॉर्म किया जाता है। वैलिडिटी नहीं होता है, वैलिड वगैरह का होता है, ठीक है। नॉर्म होता है कि किसी भी जैसे कोई सी भी कंपनी हो उसका नॉर्म नॉर्म वगैरह होता है, निधि या फिर बोल सकते हैं रूल एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग में ये चीज़ें सारी आती है। एक बिल्कुल जो भी कंपनीज की पॉलिसी वगैरह होती है या हॉस्पिटल का पॉलिसी होता है उसका नॉर्म होता है, ठीक है। तो उसको हिंदी में और कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। मापदंड जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तो उसे मापदंड कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को क्या है कि क्वेश्चन पेपर टफ लग रहा हो, बट ऐसे ही क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि आने वाले जो भी स्टाफ नर्स का एग्जाम है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्जाम है, इस टाइप से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन देखो, इससे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन आपको अटेंड करो और यहाँ पे प्रैक्टिस अपना करो, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेम द सैम्पल टेक्निक्स डेट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग एवरी KTN केस फ्रॉम आ लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू, फिर आगे ना आपको सैम्पल टेक्निक का यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पल टेक्निक होता है क्या, सिंपल रैंडम सैम्पल टेक्निक होता है क्या, या सिस्टमेटिक सैम्पल टेक्निक होता है क्या, मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक होता है क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करेंगे हम एक बार और करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछा है नेम द सैम्पल टेक्निक्स डेट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग एवरी KTH, ठीक है, केस फ्रॉम अ लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन सा सैम्पल टेक्निक है जिसमें हम KTH में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। सिंपल रैंडम टेक्निक होता है कि मतलब एज अ क्लास में सारे बच्चे क्या हो रखे हैं कि स्टडी कर रहे हो, उसमें से हम रेंडमली किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, वो क्या होता है, वो सिंपल टेक्निक होता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है कि जिसमें हम स्ट्रेटिफाइड करते हैं कि सैम्पल टेक्निक यूज़ करते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पल टेक्निक होता है कि जिसमें कि हम पर्टिकुलर रो बाय रो सिस्टमेटिक तरीके से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। यदि आप स्टडी करने भी जा रहे हो, यदि आपने CHE बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यदि स्टडी किया हुआ, तो आपको पता हो कि आपने विलेजेस में भी आपको एज सैंपल आपका पॉपुलेशन आपने सिलेक्ट किया हुआ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल कहते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पर हमारा पूरा स्टडी कंटिन्यू चलता है और पूरा रिसर्च इसी पे बेस्ड होता है कि आपका सैंपल कौन सा होता है, कितना सैंपल होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रिसर्च के रिगार्डिंग आ रही है। जितना भी क्वेश्चन है इसमें रिसर्च के रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा ही MP ESB ग्रुप 5 का यही मैटर है, यही फंडा रहता है कि क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं। तभी बोला जाता है कि अगर MP जो ESB का ग्रुप का एग्ज़ाम होता है वो हमेशा ही क्या होता है, टफ आता है, ठीक है। फिर भी हम आपको आने वाले कुछ दिनों में मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको कैसे क्रैक करना है MP ESB का ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम होता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स। हमको पता है कि किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस टाइप से आपसे कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि आप कैसे अपने कम समय में अच्छा से अच्छा स्टडी कर सकते हो और कैसे आप अपना स्टडी इंप्रूव कर सकते हो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। उससे पहले बता दूं कि इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या देखने को मिलता है, सिस्टमेटिक तरीके से जो हम सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं, इसके लिए राइट आंसर वो देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के 25 नंबर का क्वेश्चन है। द टर्म डिस क्या लिखा हुआ है, द टर्म डाइस्थेसिया शब्द रेफर्स टू रहा, ठीक है। तो डाइस्थेसिया किसके रेफर्स में आता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, ये सिंपली पूछा गया है, ठीक है। तो सॉरी, लेस लेवल ऑफ द सेंस होता है क्या, अब्सेंस ऑफ द सेंस होता है क्या, क्या क्या हो फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन है आप अच्छे से रीड आउट करिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी नहीं है, बट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो जो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या होता है कि जिसमें पूछा गया है कि आपके अब्सेंस ऑफ द सेंस, ठीक है, राइट, और डिफिकल्टी टू सेंस होता है इरिटेटिंग सेंस, ठीक है, चिड़चिड़ापन, ठीक है। डाइस्थेसिया का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो चिड़चिड़ापन होता है, डिफिकल्टी टू सेंस नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, डिफ़िकल्टी टू सेंस भी नहीं होता है आपका, और क्या क्या होता है, डिफ़िकल्टी टू सेंस नहीं होता है, और बात करें अब्सेंस ऑफ द सेंस भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये राइट वन आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। तो और डिस्थेसिया का मतलब होता है आपका चिड़चिड़ापन, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यही जाने वाला है, ठीक है। 26 नंबर के क्वेश्चन है, अच्छे से रीड आउट करिएगा। आफ्टर एन इंक्वाइलन herniography the nurse should assess the male clients carefully for the which complications, ठीक है। तो यहाँ पे किसी पेशेंट है, एक मेल पर्सन है, ठीक है, वो उसको क्या हो रखा है, उसको हुआ था
ग्राफी हुआ था, ठीक है, हर्नियोग्राफी हुआ था। द नर्स शुड असेस द मेल क्लाइंट केयरफुली इन विच कॉम्प्लिकेशन। तो हमें एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स आपको कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है जिससे क्या होगा कि आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। यदि आफ्टर द इंगुलर हर्निया होता है तो आपको क्या करना है, यूरिन रिटेंशन से बचाना है क्या, हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया से बचाना है क्या, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचाना है क्या, या पैरालिटिक इलियस से बचाना है क्या। तो आपको सभी लोगों को पता है कि फ्रेंड्स, जब आपका जो ये जो क्या बोलते हैं इंग्वायलर हर्निया होता है, ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, आपका इंग्वायलर हर्निया होता है, ये किस टाइप का हर्निया होता है, इसमें आपको प्रोट्रूडिंग ऑर्गन बाहर आने को देखने को मिलता है। किसी भी टाइप का हो जाता है प्रोट्रूडिंग ऑर्गन, आपका क्या होता है, प्रोट्रूडिंग ऑर्गन आपका बाहर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, प्रोट्रूडिंग ऑर्गन आपको बाहर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एज ए कॉम्प्लिकेशन आपको सभी लोगों को बताना है, जिसमें क्या होता है कि आपको यूरिन रिटेंशन नहीं करवाना है, ठीक है। जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा कि आपको यूरिन रिटेंशन नहीं करवाना है, ठीक है। हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया आप सभी लोगों को पता है कि क्या होता है। यदि आप इस देखो, सबसे पहले बात बताएं, यदि यूरिन रिटेंशन का, ठीक है, यदि आपका यूरिन रिटेंशन होगा तो आपका यूरिन रिटेंशन करेंगे, देन आपका ब्लैडर में यूरिन रिटेंशन होता है, देन फिर अगेन आपको क्या होगा कि वापस से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की मसल्स, टिश्यू वगैरह, सेल सारे क्या होंगे अगेन स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाएंगे, जिससे कि जो आपका इंगुइनल हर्निया का क्या हो रखा है, हेनियोग्राफी हुआ है, वो क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाएगा कि वो सक्सेसफुली नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि आगे पेशेंट को क्या कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, ठीक है। तो यूरिन रिटेंशन आपको कॉम्प्लिकेशन से होने से बचाना है, ठीक है। हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया आप सभी को पता है कि क्या होता है। हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया एज अ लंग्स कंडीशन है, जिसमें स्लो स्लो क्या होता है कि आपका न्यूमोनिया वाली कंडीशन लंग्स वगैरह क्या हो जाता है कि खराब देखने को मिलता है, ठीक है। क्या हो जाता है, जिसमें लंग्स वगैरह का इन्फेक्शन हो जाता है। बट जो हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया होता है वो क्या होता है, वो वेरी स्लो कंडीशन होता है। क्या होता है, ये एक वेरी स्लो कंडीशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो आपके लंग्स वगैरह होता है, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। बहुत मेनी अदर्स कंडीशन होती है, बट ये होता है वेरी स्लो होता है, क्रोनिक टाइप का कंजेशन होता है, ठीक है। क्रोनिक टाइप का क्या होता है, कंजेशन होता है, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस आप सभी लोगों को पता है कि ये आपकी वेन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जिसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, जिसमें वो वेन का थ्रोम्बस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या बात करें इसमें, नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो क्या देखने को मिलता है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि पैरालाइटिक इलियस, ठीक है। जो पैरालाइटिक इलियस होता है, जिसमें क्या होता है, जो आपकी जो इंटेस्टाइनल का जो मसल्स होता है, ठीक है, जो किस में होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें फूड पासेस वगैरह होता है, उसका उसमें क्या हो जाता है, ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपका इंटेस्टाइनल का जो पाथवे है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और देन आपको फिर क्या होगा कि आपको पैरालाइटिक इलियस उसे कहा जाता है, जिसमें आपको बहुत सारी कंडीशंस देखने को मिल जाती है, लाइक कॉन्स्टिपेशन वगैरह, बहुत सारी मैनी अदर थिंग्स आपको सफ़र करना पड़ सकती है, ठीक है। जो पैरालाइटिक इलियस होता है, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी मसल्स वगैरह होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लॉकेज वगैरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जिससे क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये जो आपको पता है कि जो पैरालाइटिक इलियस होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, इस चीज़ों से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। आप सभी लोगों को आई थिंक पता होगा कि मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन वगैरह जो बैक्टीरिया वगैरह जो पनपते हैं, आपको जो टाइफाइड का बैक्टीरिया भी वो कहाँ पे देखने को मिलता है, आपके इंटेस्टाइनल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल फ्लोरा में आपके मोस्ट कॉमन टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे आपको इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स, जो हाइपोस्टैटिक निमोनिया है मैं उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ये भी बताते हैं कि जो हाइपोस्टैटिक निमोनिया है आपको, यदि आप नर्सिंग ऑफिसर्स हो और यदि हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि अपना हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है। जब बेन भी एंटरिंग इन द हॉस्पिटल यू शुड आपके माइंड में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको हैंड वॉशिंग करके ही हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है। ये एक बहुत क्रोनिक और स्लो हैपनिंग होने वाली कंडीशन है, जिससे आपको पता नहीं लगता है, बट बाद में आपको पता चीज़ें लग जाती है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को एडिशनल पैरामीटर साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द भी आ सकता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो कभी रिपीट नहीं होता है। मैं लिख के दे देता हूँ, मुश्किल से 1 या 2% क्वेश्चन रिपीट होता है, बट हमें क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का ये मतलब होता है कि हमें क्वेश्चन का पता लग जाता है कि हाँ लेवल क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन बना के पूछेगा, तो उस बेसिस पे हम हमारा स्टडी को प्रिपरेशन को कैसे उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, जिससे कि हम इस टाइप से एमसीक्यू क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।
चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। मेंटल इलनेस कैन बी डायग्नोज अकॉर्डिंग विच सिम्टम्स बिच मेंशन इन, ठीक है। तो जो मेंटल इलनेस कैन बी डायग्नोस्ड अकॉर्डेंस विद द सिम्टम्स विच द मेंशनड इन, ठीक है। तो जो मेंटल इलनेस होता है साइकेट्रिक में आप सभी लोगों ने पढ़ के रखा होगा कि कुछ नंबरिंग देखे जाता है, ICD-10 ICD-FN करके जो नंबरिंग आता है वो नंबर होता है। तो जो मेंटल इलनेस होता है वो किसकी कंडीशन में आता है, तो जो फ्रेंड्स मेंटल इलनेस होता है ICD-10 की कंडीशन में आता है, उसमें बिलोंग करता है या उस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उस कंडीशन में इसको रखा जाता है, ठीक है। प्रोसेस रिकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस भी नहीं होता है। आप सभी लोगों को पता है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट गोल वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। केयर प्लान बनाते हैं, असेसमेंट करते हैं, गोल करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, देन आप क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। तो ये चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक रिसर्च, एक मैनेजमेंट, एक एडमिनिस्ट्रेशन, और बात करें अभी अभी रिसेंटली जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को अच्छे से रीड आउट करना है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। फॉलोइंग वन इज अ नोट इंक्लूड विथ टाइप ऑफ द बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। तो फॉलोइंग इज नोट, अच्छे से रीड आउट करना है, क्वेश्चन में नोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोकन री इन्फोर्समेंट रहता है क्या, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी में कौन सा नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोमोटिंग नहीं करते हैं, फ्लोडिंग करते हैं या सैपिंग करते हैं, ठीक है। आकार देते हैं, अतिवृद्धि करते हैं, प्रचार करते हैं या टोकन शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। तो यदि बिहेवियर थेरेपी है तो हम टोकन री इन्फोर्समेंट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, री इन्फोर्समेंट करते हैं। यदि बिहेवियर थेरेपी हम कर रहे हैं, किसी का इंप्रूव वगैरह हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको री इन्फोर्समेंट करेंगे, ठीक है। प्रमोशन नहीं करते, फ्लोटिंग करेंगे, और क्या करेंगे, शापिंग करेंगे, ठीक है। तो जो इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा, आपका प्रोमोटिंग देखने को मिलेगा। हाँ, प्रोमोटिंग कभी भी आपको बिहेवियर थेरेपी में फ्रेंड्स नहीं करते हैं। क्या नहीं करते, बिहेवियर थेरेपी में प्रोमोटिंग में नहीं करते हैं। जो आपको फ्लोटिंग बताया, ठीक है। फ्लोटिंग क्या होता है, जो कि फ्लोटिंग होता है आपका एक टाइप का एक्सपोजर थेरेपी होता है, ठीक है। जिसमें फेस और आपके जो फियर वगैरह टाइप के होते हैं उसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ इंटेंसिटी को क्या करता है, ये एक टाइम में आपको दिया जाता है, ठीक है। किस में दिया जाता है, एक टाइम में दिया जाता है, ठीक है। यदि हम इसका एग्जाम्पल का बात करें, तो यदि एग्जाम्पल का बात करें तो लाइक पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। एक एंजाइटी और एक पैनिक डिसऑर्डर का एक पर्सन होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, सफरिंग फ्रॉम फियर सोशल सिचुएशन, ठीक है। उसको सोशल एंजाइटी वगैरह होता है, ठीक है। माइट बी ट्रीटेड बाय द अटेंडिंग आ पार्टी और द रिसेप्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसको सोशल एंजाइटी होता है, जिसमें क्या होता है कि उसको हमेशा ही डर लगा रहता है किस चीज़ों से, कि वो लोगों के बीच में नहीं जाता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं करता है, अलोंग वो रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, आपकी फ्लोटिंग में आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हम इसमें बिहेवियर थेरेपी में ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। सैपिंग भी करते हैं, ठीक है, बट प्रमोशन हम नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से रीड आउट करना है। अगेन टू जो क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है आपका रिसर्च से है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस फॉर द सिलेक्टिंग अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन डेट इज एंड द एंटायर एग्रीगेट ऑफ केसेस फॉर स्टडी, ठीक है। एक बार और अच्छे से रीड आउट करिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्टिंग अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। हम पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं, उसका नाम क्या है, डेट उसको इज अ एंटायर एग्रीगेट ऑफ द केस ऑफ द स्टडी, फिर उसी को हम एंटायर केस स्टडी को आगे फर्दर कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा गया कि जो पॉपुलेशन में हम किस कौन सी ऐसी चीज़ें होगी जिसके बेसिस पे हमारा स्टडी फिर कंटिन्यू जाता है, ठीक है। सिलेक्शन नॉट अ पॉसिबल, इससे कोई आपका जो स्टडी है वो पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला होता है। रिक्रूटमेंट नहीं है, स्टेजिंग नहीं है, बट एक सैम्पलिंग, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग एक ऐसा है जिससे आपका रिसर्च डिसाइडेड होता है कि आपका रिसर्च कौन से वे में जा रहा है, किस टाइप का आपका रिसर्च होने वाला है, ठीक है। कितना आपका सैम्पलिंग है, फिर उस बेसिस से उस बेसिस पे आपका स्टैटिस्टिक्स बनता है, उसका डाटा बनता है, फिर उसका इवैल्यूएशन भी आपको देखने को मिलता है। तो मेन जो आपका पोर्शन है, ठीक है, प्रोसेस होता है सिलेक्टिंग पोर्शन, ठीक है। वही चीज़ें क्या होती है, आपकी सैम्पलिंग होती है। किसी भी पॉपुलेशन को यदि आप सिलेक्ट कर रहे हो तो पहले यही करेंगे कि हमें कितना सैंपल चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं से भी कितना भी सैंपल उठा लेंगे और फिर उस पर स्टडी कंडक्ट कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है।
यदि हम पॉपुलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, हमें एक पॉपुलेशन चाहिए, तो सबसे पहले हमें उसके लिए सैम्पलिंग बनाना पड़ेगा। सैम्पलिंग भी अलग अलग होता है, रैंडम सैम्पलिंग होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है। जैसा मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया, तो अलग अलग टाइप्स का आपको सैम्पलिंग देखने को मिलता है। बट आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि जो MCQ का लेवल है वो किस प्रकार का लेवल देखने को मिलता है। ठीक है, पैनिक नहीं होना है आपको, से एग्ज़ाम में इसी प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, MCQ पूछा जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा क्लास था फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास था वो यहीं तक एंड होने वाला है। ठीक है, अभी आज मैंने 15 क्वेश्चन आपसे डील करवाए हैं। बट फ्रेंड्स एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में आपको सभी को पता है कि 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन थे कि जो रिसर्च से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, मतलब आप सभी लोगों को अच्छे से रिसर्च पढ़ना है। ठीक है, यदि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको रिसर्च अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यह मत सोचिएगा कि OBG आ जाएगा या फिर मैथ्स आ जाएगा या फिर क्या बोलते हैं आपका फंडामेंटल आ जाएगा। फंडामेंटल ना के बराबर आ रहा है ना OBG ना के बराबर आ रहा है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को से कोई भी किसी भी प्रकार का गलती ना हो, क्योंकि जो चीज़ें मैंने अपनाई हैं वो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। और मेरा जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, मेरा भी सिलेक्शन यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर दिया था। तो ये चीज़ें जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा, आप सभी लोगों का सिलेक्शन बहुत ही जल्दी पॉसिबल हो सकता है। बाकी हालांकि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो अपना जो क्लास कंप्लीट हो जाता है तो अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि किस टाइप से आपको क्लास लग रहा है, किससे और चीज़ें इसमें ऐड ऑन करना है वो भी बता दीजिएगा। हम इसमें और अच्छे से ऐड ऑन करेंगे, धीरे क्लास लेना है या तेज़ लेना है वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है तो वो भी बता दीजिएगा। बट क्या है कि आपको स्टडी का अच्छे से करना है और अच्छे से अपना क्या करना है, स्टडी पे फोकस और अपना कमांड बनाए रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू क्लास के साथ, जब तक आप बने रहिएगा आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी को है कि बेनिफिट मिलना चाहिए, सभी को नॉन टू एग्ज़ाम के बारे में पता लगना चाहिए कि किस टाइप से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में किसी का कुछ जाता नहीं है, यदि आप शेयर करेंगे तो आपकी हेल्प से किसी का हेल्प हो जाएगा, तो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन आप सभी लोगों के लिए कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो आई होप सब लोग क्लास को शेयर करेंगे और अपने रिव्यू ज़रूर लिख दीजिएगा कि किस टाइप से आपको क्लास लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं न्यू क्लास में, जब तक बने रहिएगा आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। आपको जो स्टडी है आपको स्टडी कंटिन्यू करना है, हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच गाइस।